हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। यह जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है, इसके अंदर हम लोग मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, यह पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बोला है, भाग विधि के द्वारा दो संख्याओं का जब महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया तो भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 आया। अंतिम भाजक 15 है, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। यानी ऐसे दो संख्या जिसका एचसीएफ जब भाग विधि से निकाला गया तो भागफल क्या मिला है, भागफल मिला है 1, 5 और 2। और अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक है 15। तो हमें बताना है उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि भाग विधि से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हम आपसे कहे कि 18 और 27, कोई दो नंबर ले लेते हैं हम, 18 और 27 का हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे भाग विधि से, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ऐसे भाग करते हैं। ठीक है, 18 एकम 18 हो गया। यहाँ पे शेष हमारे पास क्या है, शेष हमारे पास 9 है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से घेरते हैं और यहाँ पे इस वाले नंबर को लाते हैं। तो 18 हो गया। अब इसको काटिए, 9 दूना 18। तब तक अब हम लोग यह प्रक्रिया करते रहते हैं जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। पूरा पूरा कट गया, अब छोड़ देंगे। अब पूरा पूरा कटने के बाद जो अंतिम भाजक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग करते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। तो जब भाग विधि से आप एचसीएफ निकालिएगा तो लास्ट में क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है और यही हो गया अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कहने का मतलब ही आपका इसमें क्या होता है, मौसा होता है, एचसीएफ होता है। जब भाग विधि से आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। यही देखिए, यही वो नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर है जो इस दोनों को आपको पूरा पूरा काटेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लागू होता है। बोला है, भाग विधि से जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो भागफल क्या मिला, 1, 5 और 2। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, क्या मिल रहा है नंबर आपका, 1, 5 और 2। यानी पहला भागफल है 1, दूसरा भागफल है 5 और तीसरा भागफल क्या है, तीसरा भागफल है 2। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, बोला है अंतिम भाजक है 15। तो भाजक यहाँ पे लिखेंगे। यह स्थान किसका है, यह स्थान सब में भाजक का है। और यह किसका स्थान है, यह आपका भागफल का स्थान है। तो अंतिम भागफल 15 है। अंतिम बार शेष क्या होगा, अंतिम बार कोई शेष नहीं होगा। कोई शेष क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतिम भाजक कहने का मतलब कि जो भी यहाँ वैल्यू होगा उसको पूरा पूरा काटा होगा। अब इसको निकालिए। भाज्य बराबर क्या होता है, अच्छे से आपको पता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 15 गुना 2 प्लस शेष तो कुछ नहीं है, तो 15 में 2 से गुना करेंगे 30। यह 30 कहाँ से आया होगा, यह 30 यहाँ से आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका भाज्य निकालिए। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 30 में 5 से गुना करें 150, 150 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 165। यह 165 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। अब यहाँ भाज्य निकालिए, 165 में 1 से गुना करिएगा, 165 प्लस 30 195। यानी जो दोनों नंबर है वह यहाँ पे पता लग गया, 165 और 195। वह दोनों नंबर क्या है, वह दोनों नंबर है 165 और 195। हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है ना, है इसी दोनों का निकालना है एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन होगा, तो 165 को देखते हैं। 165 देख लीजिए, 165 5 से कटेगा और 165 जो है आपका 11 से भी कटता है। इसका मतलब है कि 165 से कटने वाला जो संख्या होगा वह पक्का 5 और 11 से कट रहा होगा। तो 5 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, 11 से चेक करिए इसको, 3 2 5, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 5 और 1 6, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। 4 3 7 5, यह भी आपका 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, केवल विकल्प डी ऐसा है जो कि आपका 11 से कटेगा। 11 से कटने का रूल क्या कहता है, कैसे चेक कर लिए इतना आसानी से। जैसे देखिए 3130 है, तो आप इसके अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, मतलब एक अंक छोड़ के। जैसे 2 लिए तो 2 का अल्टरनेट 3 हो जाएगा, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है 5।
जो बच गया वो भी अल्टरनेट में होगा। तो बचा है 1 और 0, इसको जोड़िए कितना 1, और इसका डिफरेंस देख लीजिए। अगर इसका डिफरेंस 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आता है तभी यह 11 से कटेगा। तो फटाफट से देख के पता चल जाना चाहिए आपको। यहाँ देखिए अल्टरनेट को जोड़िए, 2 और 1 3, जो बच गया वो भी अल्टरनेट में 6, 3 और 6 में अंतर आपका 0 या 11 का नहीं आता है। इसमें देखिए 3 और 4 7, 5 और 0 का योग 5, 7 और 5 में अंतर 0 का नहीं आता है। यहाँ देखिए 2 और 4 6, यहाँ 1 और 5 6, 6 और 6 कितना का डिफरेंस हो जाएगा 0 का, मतलब यह नंबर 11 से कटेगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे आप चेक कर लिए? ऐसे हमें इन दोनों से कटने वाला संख्या चाहिए, तो इन दोनों से वैसा नंबर कटेगा जिसमें इसका मल्टीपल होगा। तो 165 5 से कटता है, 11 से कटता है, तो 165 से जो भी नंबर कटने वाला होगा वह पक्का 5 और 11 से कटेगा। 6 से कटने वाला जो भी संख्या होगा वह आपका 6 का जो भी फैक्टर है, जैसे 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 से पक्का कटेगा। तो उसी प्रकार से 165 का एक फैक्टर 11 है, तो 165 से वही नंबर कटेगा जो 11 से कटे, और 11 से कटने वाला विकल्प डी है, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलिए, यहाँ बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए 3 4 5 6, इसमें से देख लीजिए 5 3 से कौन सा नंबर कटेगा? 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 4 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 2 जीरो या अंतिम 2 अंक 4 से कटे। 5 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, और 6 से वह नंबर कटेगा जो आपका 2 और 3 दोनों से कटता हो। अब हमें यह बताना है कि इस वाले नंबर में ऐसा कौन सा ऑप्शन हम जोड़े इन चारों में से कि यह जो नंबर प्राप्त हो वह 3 4 5 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमारा आंसर न तो ऑप्शन ए हो सकता है, न ऑप्शन बी हो सकता है, न ऑप्शन डी हो सकता है। तो जब 3 ऑप्शन आप हटा दिए तो जो एकमात्र ऑप्शन बचा वह आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इन सारे ऑप्शन को क्यों हटा दिए? तो आप जरा सोचो कि 2495 में अगर आप जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 33 जोड़ते हैं। तो जब आप 33 जोड़िएगा तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वह क्या होगा? यहाँ तो 8 मिलेगा ना, 9 3 12, 2 हासिल 1, 4 और 1 5, यहाँ पे 2 हो गया। सिर्फ लास्ट का अंक देखिए, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? 8, और अगर अंतिम में 8 है तो यह कभी भी आपका 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। तो चाहे आप इसमें 33 जोड़िए या 23 जोड़िए, 23 भी जोड़िएगा तो लास्ट में 8 आएगा, और 13 भी इसमें जोड़िएगा तो भी लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 आने का मतलब क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 22 42 और 55 से पूरा पूरा कटे। हमें 5 अंकों का एक बड़ा से बड़ा संख्या बताना है जो 12 से भी कटे, 22 से भी कटे, 42 से भी कटे और 55 से भी कटे। एक से अधिक संख्या से जब भी चेक करना होता है ना, तो फिर जो क्वेश्चन होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए 12 से कौन कटेगा? सर 12 से वही नंबर कटेगा, 12 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटता हो और 4 से भी कटता हो। 12 से कौन संख्या कटेगा? जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। भाई 12 का एक फैक्टर 3 है ना, तो जो भी नंबर 12 से कटेगा वह 12 के सभी फैक्टर से कटेगा। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है तो 8 के सभी फैक्टर से कटेगा। जैसे 8 से कटने वाला संख्या देखिए 16 है, 24 है, जो भी नंबर आप ले रहे हैं जो 8 से कटने वाला है, यह सब नंबर 8 के सभी फैक्टर, मतलब 8 को काटने वाली संख्या जैसे 4 है, 2 है, इन सब से भी कटेगा। तो अगर कोई संख्या 12 से कट रहा है उसका मतलब 12 के सभी फैक्टर से कटेगा, तो 3 से कटना चाहिए। अब 3 से कटने वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है। क्या यह ऑप्शन 3 से कटेगा? 9 9 18, 2 20, 5 25, यह आपका 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। इसको चेक करिए, 9 7 16, 2 18, इसका चांसेज है कटने का। ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे। अभी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जो गलत ऑप्शन है उसको हम हटा रहे हैं। यहाँ देखिए 9 4 13 और 1 14, क्या यह 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 6 15 5 20, क्या यह 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो जो चौथा ऑप्शन बचा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा 2 ऑप्शन होता जो कि 3 से कट रहा होगा, तो फिर हम क्या करते कि 2 ऑप्शन होता तो 2 ऑप्शन तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, फिर हम 4 से चेक करते, 22 है तो फिर हम 11 से चेक करते, है ना, 42 है तो फिर हम 7 से चेक करते। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो है वो पकड़ में आ जाता, लेकिन 1 2 बार में ही आपका पकड़ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यह बहुत बेस्ट मेथड है, इसी मेथड का उपयोग आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करिएगा। सवाल नंबर 4, यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
बोला है एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है 10% का छूट देने के बावजूद 26% का लाभ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो इस क्वेश्चन में जो है एक ट्रिक है जिसके मदद से आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपका निकल जाता है। सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और एमआरपी का मतलब क्या होता है? एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। एमआरपी का मतलब क्या हो जाता है? आपका अंकित मूल्य हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो ये जो डाटा है इससे आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल जाता है। क्या बोला है? 10% छूट। तो 10% छूट का मतलब 90। छूट का मतलब कि कम कर देना है। क्या होता है? 26% लाभ। 26% लाभ का मतलब 126। यह क्या हो गया? यह आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो गया। सवाल जब भी इस तरह का दे कि इतने प्रतिशत छूट देने के बावजूद इतने % का लाभ होता है, तो फटाफट से इस डाटा से हम क्या करेंगे? इस डाटा से हम निकालेंगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अगर सवाल ऐसे बोलता कि 20% छूट देने के बाद 30% का लाभ, तो 20% छूट का मतलब 100 - 20 80। 30% लाभ का मतलब 130। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 80 अनुपात क्या हो जाता? 130। वैल्यू अनुपात में है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए यह दोनों वैल्यू 18 से कट जाएगा। 18 पंचे 90 और 18 सते 126। वैल्यू आपका बहुत छोटा हो चुका है। अब क्वेश्चन में कभी कभी तो सीधे यह पूछ देता है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, तब तो यही आंसर। सवाल ऐसे भी पूछेगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो देखिए यह वाला वैल्यू इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। इससे कितना % अधिक है? तो बट्टा में क्रय मूल्य लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। यहाँ पे सवाल क्या दिया है कि अंकित मूल्य 560, तो क्रय मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 560, इसका मतलब अनुपात 7 का मान दिया है। क्रय मूल्य कितना? यानी अनुपात 5 का मान पूछा है। तो अंकित मूल्य कितना है? देख लीजिए 560। यह 560 कितना का मान हो गया? अनुपात 7 का। तो 7 से भाग करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य बताना है यानी अनुपात 5 का मान, तो हम 5 से गुना कर देंगे। जिसका मान देगा उससे भाग कर देंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। अंकित मूल्य 7 है, क्रय मूल्य 5 है। इस क्वेश्चन में देखिए अंकित मूल्य दिया है यानी अनुपात 7 का मान दिया है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी अनुपात 5 का मान पूछ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि क्रय मूल्य देकर के आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए। अब आसानी से इसको सोल्व करिए। 7 8 56, यहाँ 80 हो जाएगा। 80 में 5 से गुना कितना होगा? 400। 400 रुपये आपके क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड यह क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करें डिस्काउंट टॉपिक का। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमें क्या बताना है? n का मान बताना है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब तो 8 होता है। लेकिन हम आपसे कहे 2 का पावर -3 क्या होगा, तो 2 का पावर -3 हो जाएगा 1/8। 1/8 क्यों होगा? जब भी हम लोग यहाँ देखिए बेस को उल्टा करते हैं ना, तो पावर का जो चिन्ह है वह बदल जाता है। 2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और पावर नेगेटिव है, इससे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कभी 1/2 का क्यूब लिखा हुआ है तो इसके लिए 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 1/16 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे 2 का पावर -4। 2 का पावर 4 16 होता है, और चूंकि नीचे में 16 है इसलिए 2 का पावर हम -4 लिखेंगे। अगर कभी इस तरह से लिखा हुआ है 2 का पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर -n। और 1/2 का पावर -n है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर n लिखेंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बेस को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह जो है वह आपका बदल जाता है। ठीक है, तो इधर जो वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए। क्या है वैल्यू इधर? 2 का पावर जो है आपका 2n - 1 है, यही तो है। और इस तरफ जो भी आप देख रहे हैं, पहले तो इसका बेस उल्टा कर दीजिए। तो 1/8 का पावर n - 3 है, हम क्या लिख सकते हैं? 8 का पावर -n + 3। -n प्लस क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बेस को उल्टा किए, नीचे में 8 है, इसको ऊपर ले गए तो पावर का चिन्ह बदल गया। n पहले प्लस में था माइनस में, और 3 पहले माइनस में था प्लस में। हम क्या किए? 1/8 लिखा हुआ था, इसको 8/1 लिखे। बेस को उल्टा करेंगे तो पावर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अब क्या करना है? इधर बेस 2 है तो इसको भी 2 के रूप में तोड़िए। 2 के रूप में कैसे तोड़िएगा? 8 के लिए आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्या लिखिएगा? 8 के लिए 2 का क्यूब लिखिएगा, और इसका जो पावर है ना उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो पावर क्या है? -n + 3। यह किसका पावर था? 8 का। तो अब 8 2 का क्यूब है।
अब यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर, दोनों तो पावर ही है, यह दोनों किसका पावर है, यह वाला भी और यह वाला भी दो का पावर है, तो दो को अपने जगह पे रहने दीजिए और पावर का आपस में गुना, तो 3 से n में गुना करिएगा तो -3n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में गुना करिएगा 3 3 9 हो जाएगा। यह वैल्यू किसका है, इसी का ना, तो इधर आपका होगा 2 का पावर 2n - 1, दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस को काट के हटा लीजिए। अब हमारे पास यही वैल्यू बचा है ना, तो -3n इधर आएगा, 2n में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा, बराबर -1 इधर आएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो 9 में जुटेगा 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, n का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प बी हो जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, बेस को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह आपका बदल जाता है। अगला सवाल देखिए, बोला है यहाँ एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक एडी है। एंगल ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक किसको बोलते हैं, जैसे यह पूरा का पूरा हो गया एंगल ए, यह पूरा का पूरा क्या है एंगल ए, और जो रेखा इसको 2 बराबर भाग में बांटे, इस एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटे, वही कहलाएगा एंगल का समद्विभाजक। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना एडी, वह आपका एंगल ए का समद्विभाजक है। आगे बोला ए बी बराबर 6.4, ए बी का वैल्यू कितना है 6.4 है, ए सी का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा और क्या दिया है, बी डी का मान 5.6, तो हमें क्या बताना है, बी डी का मान 5.6, तो हमें डी सी का मान बताना है। चलिए इसको हम x मान लिए। जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के समद्विभाजक, किसी भी कोण के समद्विभाजक के द्वारा, समद्विभाजक जो है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अनुपात कोण बनाने वाली भुजा का। तो कोण बनाने वाली देखिए, यहाँ वाला जो कोण बना है, इस कोण को बनाने वाला भुजा कौन है, एक तो भुजा है ए बी और दूसरा भुजा कौन है, दूसरा भुजा है ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी, कोण बनाने वाला जो दोनों भुजा है वह क्या है, यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण को कौन सा दो भुजा बना है, एक तो ए बी दूसरा ए सी। तो आपको क्या लिखना है इसमें, ए बी बट्टा ए सी, क्या लिखना है ए बी बट्टा ए सी बराबर, देख लीजिए क्या होगा, ए बी बट्टा ए सी बराबर जो है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे पी डी बट्टा डी सी, इसके बराबर हो जाएगा। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का जो समद्विभाजक होगा वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जो अनुपात उसके कोण बनाने वाली भुजा का होगा। तो कोण बनाने वाली भुजा का अनुपात 6.4 और 8, अनुपात का मतलब बट्टा, तो 6.4 बट्टा 8 बराबर 5.6 बट्टा क्या लिखेंगे x। अब मान रख दीजिए ए बी की जगह 6.4 और ए सी की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, बराबर बी डी का मान कितना है 5.6 और डी सी का मान पूछा गया जिसको हम x माने। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 से काटेंगे ऊपर से ऊपर वाला करता है ना, 8 8 64, 8 से काटेंगे 8 7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर कितना हो जाएगा 7। हमें यही बताना था कि x का वैल्यू क्या होगा, आंसर हमारा हो गया क्या 7 सेंटीमीटर। बस इस थ्योरम को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ बोला है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। ऐसा सवाल जब भी मिले ना, यहाँ देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, तो इसका मान 1 ही आपका हो जाएगा। कहने का मतलब जो इसका मान दे, इसका मान 1 होगा तो इधर भी 1 हो जाएगा, x होगा तो इधर भी x हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करिएगा ना, इस वाले पार्ट को जब आप सोल्व करिएगा तो वह इसके बराबर आ जाएगा। आइए सोल्व करके बताते हैं। क्या है आपके पास, आपके पास यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या है 1 है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए है, इस तरफ आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि साइन ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इधर क्वेश्चन आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए के लिए हम लिख सकते हैं साइन ए। तो जहां आप कॉस स्क्वायर ए देखे इसके जगह हम साइन ए लिख दिए, प्लस यहाँ कॉस टू द पावर 4a, तो इसका अगर पावर 4 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा।
जब साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस का पावर 4 हो जाएगा, कभी स्क्वायर होगा तो कॉस का पावर 4, तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन ए और कॉस टू द पावर 4 के लिए साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यह जो वैल्यू है इसके बराबर आ गया, इसको सोल्व करने पर इसके बराबर आ गया और इसका मान क्या था आपका 1 था, इस वजह से इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने का यह सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे ऑलरेडी इसी में दिया हुआ है। आगे, किसी भी घटना की प्रायिकता, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वह लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, कोई भी जो घटना होने का जो चांस होता है, संभावना होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो अधिकतम 1 नहीं तो फिर 1 से क्या होता है, छोटा होता है, 1 से कम होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से कम जरूर होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 1 से बड़ा भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ देखिए यह क्या है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस मान को देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18/23। 18/23 क्या है, 1 से छोटा है और साथ में नेगेटिव भी नहीं है। 18/23 का मान क्या होगा, 1 से तो कम ही होगा और नेगेटिव भी नहीं है। तो किसी भी चीज के होने की जो प्रायिकता है, जो घटना है, वो आपका 1 से कम यानी 18/23 हो जाएगा। 1 से कम लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे कहना देख लीजिए क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सर्किल है और इसमें जो है वो एक एंगल ले लिया थीटा। मान लीजिए यहाँ पे जो एक एंगल है वह आपका थीटा ले लिए और ये आपका केंद्र बिंदु है, इसको ओ से डिनोट किए। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्यखंड का। तो यह जो त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं यह भी वृत्त का ही पार्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी में आपको लिख देना है θ/360। क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर θ/360। यही आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। सच पूछिए तो वृत्त का क्षेत्रफल भी यही होता है। आप बोलिएगा कि सर यह कैसे होगा, इसलिए चूंकि पाई आर स्क्वायर और जब बात वृत्त की होती है तो थीटा का वैल्यू हो जाता है 360। तो ऊपर भी 360 और नीचे भी कितना, नीचे भी 360। इससे यह गया क्या बचता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड कर लिखते हैं, जबकि दरअसल होता क्या है पाई आर स्क्वायर θ/360। तो वृत्त के किसी भी हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका पाई आर स्क्वायर θ/360। अगर मान लीजिए 1/4 का पूछा जाए तो थीटा का मान 360 को 4 भाग में मानिए 90 होगा। इसको काटेंगे 90/4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का बनेगा वह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। आगे, एक आवृत्ति बंटन का माध्य और बहुलक 28 और 16 है, तो माध्यिका बताइए। आपको यहाँ पे एक संबंध याद रखना पड़ेगा। संबंध क्या याद रखना पड़ेगा कि बहुलक बराबर माध्य माध्यिका बहुलक में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन यह होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन खूब आता है। -2 गुना माध्य होता है। 3 गुना बहुलक -2 गुना क्या होता है, माध्य होता है। देखिए बहुलक को हम क्या बोलते हैं, बहुलक को हम लोग बोलते हैं मोड। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है। और माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब मीन होता है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। अब याद कैसे इसको रखना है, तो देखिए एक जगह 3 एक जगह 2 तो होता है। जो बड़का होगा उसमें 3 से गुना। तो बड़का देख लीजिए माध्यिका, इसमें ज्यादा अक्षर है ना, तो ये बड़का है। तो बड़का में 3 से गुना और छोटका में क्या करना है, छोटका में 2 से गुना कर देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए माध्य और बहुलक दे रखा है और माध्यिका निकालना है। बहुलक कितना है, देखिए यह क्या है, माध्य और बहुलक। यह है आपका माध्य और यह है आपका बहुलक। तो बहुलक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बहुलक दे रखा है 16। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका हम मान लिए x, माध्यिका के जगह x, तो 3 गुना x 3x हो जाएगा। और माइनस माध्य कितना है, माध्य आपका 2 है, तो 2 गुना यहाँ पे हम लिखेंगे 28। 2 गुना 28 कितना हो जाएगा, 56। -56 इधर आके 16 में जुटेगा, कितना होगा 72। तो 72 बराबर आपका 3x हो गया। 3 से काटेंगे, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 24। 24 क्या है आपका, 24 आपका माध्यिका हो जाएगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई 2 दे करके तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो इस संबंध को आप याद रखिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका,
माइनस 2 गुने माध। हमेशा बड़का में 3 से गुना और छोटका में कितना से गुना, छोटका में आपका 2 से गुना। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद एक दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे, यानी इसको जब सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा। तो x के वैल्यू को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, एक वैल्यू हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा वैल्यू बीटा हो जाएगा। अब इसी के विषय में पूछ रहा है कि जब इसको सोल्व करिएगा तो x का जो दोनों वैल्यू आएगा शून्यक होगा, वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, कैसा होगा बताइए। इसका एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बताते हैं, इसे सॉल्यूशन करने से आप बच जाइएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि b का साइन चेक करना है। किसका साइन चेक करना है, आपको b का साइन चेक करना है। अगर b जो है वह पॉजिटिव है, b क्या है, b अगर पॉजिटिव है उस केस में b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर b नेगेटिव है उस केस में केवल b का साइन चेंज होगा। समझ पा रहे इस बात को, क्या होगा, b और c का साइन चेंज होगा। साइन चेंज कहने का मतलब कि अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा, बी और सी का। बी और सी का साइन कब चेंज होता है, बी और सी का साइन चेंज तब होता है जब बी पॉजिटिव होता है, और बी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, केवल बी का साइन चेंज होगा। अब आइए यहां देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब ए बी किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में वैल्यू होता है वह ए का मान, जो एक्स के गुना में होता है वह बी का मान, जो कांस्टेंट होता है वह सी का मान। कल के क्लास में भी इस बात को बताए थे। तो आप बताइए बी क्या है, बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव है इसका मतलब बी का भी साइन चेंज होगा और सी का भी साइन चेंज होगा। अब दोनों का साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, दोनों का साइन चेंज करने का मतलब यह हुआ कि जो x का वैल्यू आएगा ना वह दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों आपका ऋणात्मक हो जाएगा, दोनों का दोनों आपका नेगेटिव हो जाएगा। दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों आपका नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो दोनों का चिन्ह बदलते तो क्या होता, यह वाला आपका हो जाता, यह वाला आपका क्या होता माइनस, और यह वाला हो जाता आपका प्लस, होता ना। दोनों का चिन्ह बदलना है, कब, जब बी पॉजिटिव रहे। लेकिन बी नेगेटिव रहे तो केवल बी का चिन्ह बदलेंगे, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा, और वही मान आपको मतलब वैसा ही आपका नेचर हो जाएगा किसका, जिसका वैल्यू आप यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 का। बहुलक और माध्यिका का अंतर, इसका अंतर दिया है क्वेश्चन में, बहुलक और माध्यिका का। देखिए बहुलक और माध्यिका का अंतर, यानी बहुलक माइनस माध्यिका जो है वह कितना है, वह आपका क्वेश्चन में है 24। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा, हम क्वेश्चन ही लिखे हैं। हमें क्या बताना है, माध्यिका और माध्य का अंतर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है, माध्यिका और माध्य का अंतर। क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक तीनों आ जाए। हाँ सर पता है, अभी जस्ट तो देखे हैं। क्या देखे हैं, आप देखे हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका। यहाँ माध्यिका कितनी बार है, 3 बार, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस क्या होगा, 2 गुना माध्य होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ माध्यिका कितना बार है, 3 बार है, तो एक बार माध्यिका हम इधर ला सकते हैं, सर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस क्या लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर, अब यहाँ माध्य कितना, माध्यिका कितना बार बचेगा, 2 बार बचेगा, तो 2 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना क्या होगा, 2 गुना माध्य होगा। आप बोलोगे एक बार कहाँ चला गया, एक बार इधर आ गया, तो 3x है, कहीं इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 3 माध्यिका के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माध्यिका मतलब एक माध्यिका ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 माध्यिका नहीं लिखा जा सकता है। तो 1 गुने माध्यिका कहने का मतलब सीधे माध्यिका लिखेंगे तो एक ही माध्यिका है, तो 1 माध्यिका प्लस 2 गुने माध्यिका। अब एक माध्यिका को इस तरफ ले आए, मान लीजिए यहाँ 3x है, तो 3x के लिए हम x प्लस 2x लिख सकते हैं ना, और एक x को इधर ले आएंगे तो एक x इधर आपका माइनस में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपका बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 24, तो बहुलक माइनस माध्यिका कितना हो जाएगा, 24 बराबर, इन दोनों जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। अब हमारे पास क्या बचेगा, इधर इधर हमारे पास है माध्यिका और माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। सोल्व करिए, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा, 12। 12 किसका वैल्यू, माध्यिका माइनस माध्य, यही पूछा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, आंसर हो जाएगा विकल्प ए यानी कि 12। ठीक है।
क्या हो जाएगा आपका 12। उसी थ्योरम से यह क्वेश्चन भी आपका बन गया। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और एक ही क्षेत्रफल है। यानी एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का जो है आधार सेम है और क्षेत्रफल भी सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है और समानांतर चतुर्भुज का आधार आपका 28 है, तो हमें क्या बताना है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज का भुजा क्या है? 26, 28 और 30, यही तो है। त्रिभुज जो आप देख रहे हैं इसके भुजाओं का माप क्या है? त्रिभुज के भुजाओं का माप है 26, 28 और 30। तो इसको 26 ले लिए, इसको 28 ले लिए, इसको 30 ले लिए। जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालते हैं। एस मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो योग देख लिए, 26 और 28 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 30 84। 84 का आधा कितना होगा? 84 का आधा 42 हो जाएगा। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। जब भी किसी त्रिभुज का तीनों साइड देगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं और उसके बाद फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। याद करिए कौन सा फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह वाला फॉर्मूला यही तो लगाते हैं। ए कहने का मतलब पहला भुजा, बी कहने का मतलब दूसरा और सी कहने का मतलब तीसरा। तो सबसे पहले एस लिखेंगे यानी 42 हो जाएगा, इंटू एस माइनस ए, 42 में से 26 माइनस करेंगे 16, इंटू एस माइनस बी, 42 में से 28 माइनस करेंगे 14, एस माइनस सी, 42 में से 30 माइनस करेंगे 12। यह किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? यह त्रिभुज का। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वह समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 28, और इसका ऊंचाई हमें निकालना है h मान लिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। बस क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार दे रखा है, ऊंचाई हम h मान लिए। इस क्वेश्चन में h का ही मान निकालना है। सोल्व इसको करिए। यहां देख लीजिए 42 में भी क्या है? 14 है और यहां भी 14। तो दो 14 में से एक 14 को हम बाहर कर लिए। अब इसमें क्या बचा? 3। तो ये जो 3 है इसको 12 में गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6, और 16 का वर्गमूल 4, बराबर इधर आपके पास है 28 गुना h। काटे इसको, अगर 14 से काटिएगा 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12। यही वैल्यू किसका है? यही वैल्यू आपका h का हो जाएगा। भाई 42 के लिए 14 गुने 3 लिखिएगा ना, तो 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 2 14 में से एक बाहर, 3 तो यहाँ बच रहा है। 3 में 12 से गुना करेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6, और 16 का वर्गमूल आपका कितना होगा? 4। बाकी का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लिए। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन जो है वह पर्याप्त है? यह 2 नहीं है, यहाँ पे जेड है। क्या है भाई? यहाँ पे आपका जेड है, वाई जेड, एक्स और जेड। समझिएगा सवाल क्या है। एक्स वाई जेड का औसत 180। तो अगर एक्स वाई जेड का औसत 180 है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो होगा वह क्या होगा? 3 गुना 180। औसत मतलब समझ रहे हैं ना? औसत मतलब कि तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करेंगे तो 180, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3 बराबर 180। तो जो बट्टा वाला 3 होगा वो यहीं पे तो जाएगा। और वैसे भी अगर 3 संख्याओं का औसत 180 है तो तीनों का कुल योग 3 गुना 180। 4 संख्या का औसत 180 यानी चारों का योग 4 गुना 180। तो इस सवाल में जो दिया है तीनों का योग दे रखा है एक तरह से। x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में x पूछ रहा है कि x क्या होगा। तो आप एक बात बताइए यहाँ पे जरा गौर से, कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान पता है, x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए अगर आपसे हम यह कहे कि y और z का मान दिया हुआ है तो क्या x का मान नहीं निकलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसमें से y प्लस जेड का मान अगर हटा लेते हैं तो x का मान निकल जाएगा। अब देखिए कौन से स्टेटमेंट में y और z का मान दिया है। तो बोला है y और z मिलकर 50 अंक प्राप्त करता है। क्या इससे क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा? y और z का मान यहाँ दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड में से y z का मान माइनस करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। क्या दूसरा का आवश्यकता होगा? नहीं, x का मान निकालने के लिए पहला कथन पर्याप्त है। दूसरा में देखिए x और z मिलकर 60, तो x और z मिलकर 60, तो इससे y का मान, इससे क्या निकलेगा? y का मान निकलेगा, x का मान आपका नहीं निकलेगा। यानी दूसरे कथन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एक अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। 2 से आंसर आपका नहीं निकलेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर किससे निकलेगा, कथन 1 से निकलेगा। सवाल देखिए सिंपल औसत का है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है आपका क्या किया गया है, घुमाया गया है। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 4 वर्ष में 729 चक्रवृद्धि ब्याज है और 7 वर्ष में 1331 हो जाता है। कितना हो जाता है 7 साल में, 7 साल में हो जाता है 1331 और 4 साल में यह कितना था, 4 साल में 729 था। एक बात बताइए कि 4 साल में कितना था हमें पता है और 7 साल में कितना हो गया पता है, तो 3 साल में राशि इतना से इतना हो गया। तो 3 साल में आपका राशि जो है इतना से इतना हो गया, तो 1 साल में कितना होगा, इसका पावर 1/3 करिएगा तो निकल जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि रेट अगर 10% है तो 1 साल में राशि कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना से, 100 से। 1 साल में इतना होगा, 2 साल में तो पावर 2, 3 साल में तो पावर 3, n वर्ष में तो पावर क्या करेंगे, n करेंगे। लेकिन हमें पता है कि 2 साल में इतना हो जाता है तो 1 साल में कितना, तो वर्गमूल करेंगे। 3 साल में पता है कि कितना हो जाता है, 1 साल में कितना, तो पावर 1/3 यानी घनमूल करेंगे। 4 साल में पता है कितना, 1 साल में क्या होगा, तो हम उसका क्या करेंगे, पावर 1/4, पावर 1/4 यानी 2 बार वर्गमूल करेंगे। तो 3 साल में 729 से 1331 हो गया, इसका मतलब 1 साल में क्या होगा, इसका घनमूल, तो 1331 का घनमूल 11, 729 का घनमूल 9। इसका मतलब है कि 1 साल में जो है राशि 9 से कितना होगा, 11। और 1 साल में जितना का वृद्धि होता है वही रेट होता है, तो 9 से 11 होने का मतलब 2 का वृद्धि हुआ, कितना पे, 9 पे। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, और 1 साल में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगा वही क्या होता है, रेट होता है। 200/9, 200/9 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका 22 सही 2/9%। 200/9 है ना, तो देख लीजिए 22 सही कितना हो जाएगा, 200/9 का मान तो यही आएगा ना। 9 दूना 18, 2 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20, फिर 9 दूना 18, जो बच गया उसको ऊपर में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग, यदि R का मान N की संख्या के बराबर, R का मान देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि R बराबर जो है वो आपका क्या है, R बराबर N है, ऐसा बोल रखा है इस क्वेश्चन में, यानी जो रेट है वह टाइम के बराबर है। बोला है R का मान वर्षों यानी टाइम N के बराबर है, तो N का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, प्रतिशत ब्याज होता है रेट गुना टाइम। क्या होता है, प्रतिशत ब्याज जब भी निकालना होगा तो आप करिएगा रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। जैसे रेट आपका 18% है, टाइम 4 वर्ष है, तो प्रतिशत ब्याज 18 चौके 72% हो जाएगा। रेट क्या होता है, 1 साल का परसेंटेज ब्याज, तो 1 साल में 18% ब्याज, तो 4 साल में 18 चौके 72% हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ रेट और टाइम दोनों हम इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल बोला है, तो रेट भी n ले लिए, टाइम भी n ले लिए, तो रेट गुना टाइम यह क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत ब्याज। यहाँ देख लीजिए ब्याज किस रूप में है, ब्याज भिन्न के रूप में है, तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में रहे तो इसमें भी 100 से गुना करिएगा तो यह भी आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। कोई भी चीज अगर भिन्न के रूप में, जैसे यह भिन्न है, इसमें 100 से गुना करिएगा तो यह क्या होगा, यह आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो फिर से इतना ही आएगा। 100% का मतलब क्या है, 100/100, 100 से 100 कट गया, मतलब दरअसल 1 से ही आप इसमें गुना कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट बराबर टाइम, यानी ब्याज की वार्षिक दर समय के बराबर, और समय के बराबर, समय को n से डिनोट किया है, तो r के जगह भी हम क्या ले सकते हैं, n, और n के जगह भी n, तो रेट गुना टाइम इतना प्रतिशत हो जाएगा ब्याज, जबकि इधर ब्याज इतना हो गया। आगे देखिए, हम इसको काटेंगे तो देख लीजिए प्रतिशत इधर भी है इधर भी है, कट गया। n गुना n क्या हो जाएगा, n² होगा, बराबर 9 में 100 से गुना करिएगा 900 बट्टा कितना, 900/16। जब n² का मान 900/16 है तो n का मान स्क्वायर हटाइएगा रूट हो जाएगा। 900 का वर्गमूल कितना, 30, 16 का वर्गमूल 4, 30/4 यानी कि 7.5, तो 7.5 वर्ष जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका n का मान हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा। रेट पूछता तो 7.5% आपका हो जाता। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। इन सब का PDF आपको वहाँ देखने को मिलता है। पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसका भी PDF हमने वहाँ पे डाल रखा है। आज वाला भी क्लास के जस्ट बाद आपको PDF मिल जाएगा। PDF अपने पास रखिएगा, उससे रिवीजन करते रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराने हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बैच चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए।
थैंक यू। जय हिंद।